अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कल रात अफगान दारुल हुकूमत काबुल में एयरपोर्ट के अंदर होने वाले मुतअद्दिद धमाकों में 100 से ज्यादा अफगान शहरी समेत 13 अमरीकी फौजियों की हलाकत ने अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान के मुस्तकबिल और खास तौर पर सिक्योरिटी सूरत हाल पर कई सवालात उठा दिए हैं। इस्लामिक स्टेट खुरासान ने इन धमाकों की जिम्मेदारी कबूल की है, जिसके बाद सबसे अहम सवाल यह है कि अमरीकी इनखला के बाद का अफगानिस्तान कैसा होगा। 20 साल की जंग के बाद अफगानिस्तान को अमन नसीब होगा या आईएस की सूरत में दहशतगर्द हमलों का खतरा बदस्तूर मंडलाता रहेगा, और क्या तालिबान अफगानिस्तान में अमन और अमान कायम रखने में कामयाब हो सकेंगे। ये भी अहम सवाल है कि अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कल अपने खिताब में अफगानिस्तान में आईएस के ठिकानों को तबाह करने का इंदिया दिया है, तो क्या अमरीका 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान पर फिजाई हमले जारी रखेगा। काबुल एयरपोर्ट पर कल धमाके उस वक्त हुए जब हजारों अफगान शहरी बैरून मुल्क जाने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे, इसलिए इन धमाकों में शदीद इंसानी नुकसान हुआ है। इस वक्त भी काबुल के अस्पतालों में इमरजेंसी की सूरत हाल है और काबुल में खौफ की फिजा बरकरार है। अहम बात यह है कि अमरीकी सदर जो बाइडेन ने पिछले हफ्ते काबुल एयरपोर्ट के अतराफ दहशतगर्द हमले का खदशा जाहिर किया था, जबकि अमरीकी सेंट्रल कमांड के सबरा जनरल मैकेंजी ने इस खतरे का इजहार किया है कि इस्लामिक स्टेट के ये हमले आगे भी जारी रह सकते हैं, जिसके बाद काबुल में मुसलसल खौफ का साया है। कल अमरीकी फौजियों की काबुल एयरपोर्ट पर हलाकतों के बाद अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अपने अहम पॉलिसी बयान में यह कहा है कि इनखला 31 अगस्त तक मुकम्मल हो जाएगा, और साथ में उन्होंने यह भी ऐलान किया है कि अमरीका इस हमले के जिम्मेदारों यानी कि इस्लामिक स्टेट खुरासान से बदला जरूर लेगा, जिसने अपने कमांडरों को हिदायत भी जारी कर दी है। Carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. I will defend our interests and our people with every measure at my command. We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation. I've also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in a moment of our choosing. Here's what you need to know. These ISIS terrorists will not win. We will rescue the Americans who are there. We will get our Afghan allies out, and our mission will go on. America will not be intimidated. अमरीकी सदर जो बाइडेन कह रहे थे कि काबुल हमले का जवाब दिया जाएगा। जवाब कब और किस वक्त देना है, इसका फैसला अमरीका करेगा। सदर बाइडेन ने यह भी कहा है कि उन्हें अब तक ऐसा कोई इशारा नहीं मिला कि दाइश हमला तालिबान के ताउन से हुआ हो। इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का अफगानिस्तान से इनखला जारी है। अमरीका के सिर्फ 1000 शहरी काबुल में रह गए हैं और बरतानिया ने इनखला का अमल 31 अगस्त से पहले मुकम्मल करने का कह दिया है। काबुल से जर्मन फौजियों का इनखला मुकम्मल हो चुका है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने तमाम शहरियों और फौजियों को अफगानिस्तान से निकाल लिया है। अब सवाल यह है कि 31 अगस्त तक गैर मुल्की शहरियों और अफवाज के इनखला के बाद दुनिया अफगानिस्तान में नई हुकूमत के हवाले से क्या पॉलिसी अपनाएगी। क्या तालिबान हुकूमत को तस्लीम किया जाएगा? क्या तालिबान हुकूमत को माशी और इंसानी इमदाद फराम की जाएगी? और खुद तालिबान दुनिया की शराइत पर कितना पूरा उतर सकेंगे? इस हवाले से कल वजीर आजम इमरान खान ने अहम बयान दिया है। वजीर आजम इमरान खान ने दुनिया से अपील की है कि दुनिया तालिबान हुकूमत की मदद करे, क्योंकि तालिबान दुनिया को सारी यकीन दहानियां करवा चुके हैं। इसलिए अब दुनिया को अफगानिस्तान की मदद करना पड़ेगी ताकि वहां अमन कायम हो सके। जो हालात हैं अफगानिस्तान में, हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए, और मैं दुनिया की कम्युनिटी को कहता हूं, पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अफगानिस्तान की इस वक्त उनकी गवर्नमेंट की मदद करें। जो तालिबान है उन्होंने क्या चीजें कही? उन्होंने कहा कि हम सबको शामिल करेंगे। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। यही तो चाह रहे थे दुआ के अंदर जो टॉक्स थी, उसमें क्या चाह रहे थे तालिबान से कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, वो मान गए हैं। ह्यूमन राइट्स है, वो कहते हैं हाँ ह्यूमन राइट्स। एमनेस्टी उन्होंने सबको माफ कर दिया है, और उन्होंने कहा कि हम अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे दहशतगर्दी के लिए। ये दुनिया चाहती थी। तो जब उन्होंने ये कह दिया है, तो ये क्या मतलब कि नहीं जी वो आगे
पता नहीं अपनी जुबान पर खड़े होंगे या नहीं होंगे। भाई जब नहीं होंगे तब देखिए, अभी क्यों शुरू हो गए हैं? अब वक्त आ गया कि दुनिया मदद करे अमन लाने के लिए वहां, और वो कोशिश करेगा। तालिबान कोशिश कर रहे हैं सबको शामिल करके, वो अमन की बात कर रहे हैं, तो उनकी मदद करें। वज़ीर आज़म इमरान खान दुनिया से अपील कर रहे थे कि आलमी बरादरी तालिबान हुकूमत की मदद करे ताकि अफगानिस्तान में अमन कायम हो सके। ये बात इसलिए भी अहम है क्योंकि अफगानिस्तान में देरपा अमन उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक वहां मुआशी बेयकीनी खत्म नहीं होती। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस वक्त अफगानिस्तान की निस्फ आबादी को इंसानी इमदाद की जरूरत है। अफगानिस्तान शदीद मुआशी बहरान का शिकार है। कम से कम 6 माह से सरकारी एहलकारों को तनख्वाह अदा नहीं की गई है। कई तरक्याती मंसूबे रुक चुके हैं। पिछले कई बरसों से अफगानिस्तान की मईशत गैर मुल्की इमदाद पर चल रही थी। अफगानिस्तान मईशत का 40% गैर मुल्की इमदाद पर मुश्तमिल है और अफगानिस्तान का 80% बजट गैर मुल्की इमदाद से पूरा होता है। मगर जब से तालिबान ने काबुल पर कंट्रोल संभाला है उसके बाद से अमेरिका और कई यूरोपीय ममालिक और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक और IMF अफगानिस्तान की इमदाद रोक चुके हैं। अमेरिकी हुकूमत अफगानिस्तान के $7 अरब के रिजर्व मुंजमद कर चुकी है। वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान में रवां साल तरक्याती मंसूबों के लिए $800 मिलियन देने का ऐलान किया था, मगर यह फंडिंग भी रुक चुकी है। इसके अलावा IMF ने स्पेशल ड्राइंग राइट्स के तहत अफगानिस्तान को $440 मिलियन की रकम जारी करने से भी माजरत कर ली है, जिसके बाद अफगानिस्तान में माशी बहरान शदीद होता जा रहा है। और यह माशी बहरान उसी वक्त खत्म हो सकता है जब आलमी बरादरी अफगानिस्तान के लिए माशी और इंसानी इमदाद बहाल करेगी। वज़ीर आज़म दुनिया से यही अपील कर रहे हैं, मगर सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान खुद तालिबान हुकूमत की मदद करने का फैसला कर चुका है और क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान की नई हुकूमत को तस्लीम करेगा? इस बारे में आज तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम में हम अहम तज्ज़ियाकारों की राय भी शामिल करेंगे, मगर सबसे पहले काबुल की ऑन ग्राउंड सिचुएशन जानते हैं। हमारे नुमाइंदे एजाज सईद काबुल में मौजूद है। इसके अलावा TRT वर्ल्ड के प्रेजेंटर अली मुस्तफ़ा भी काबुल में मौजूद हैं। हमने अब से कुछ देर पहले इनसे रब्ता किया था और पूछा था कि क्या सूरत हाल है, क्या काबुल में अब भी खौफ की फिजा कायम है या सिचुएशन थोड़ी बहुत बेहतर हो चुकी है, काम डाउन हुई है? सबसे पहले एजाज सईद आप बताइएगा, क्या खौफ की फिजा आज भी है या कल आप देख रहे हैं कि सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होती जा रही है? जी, काबुल शहर में खौफ की सूरत हाल है, खौफ राज कर रहा है काबुल शहर में। उसकी वजह यह है कि हमने पूरे शहर का गाड़ी पे टूर किया है। ज़ाती तौर पे जो एयरपोर्ट का इलाका है वहाँ पर भी मैं गया हूँ और मैं वहाँ पर उस इलाके में जो सिक्योरिटी थी उसका जायज़ा लिया है। तालिबान के कमांडर से भी हमारी बात हुई है। जो एयरपोर्ट चौक है जिसे मैदान चौक कहते हैं उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। गैर मुतल्लका लोगों को आने नहीं दिया जा रहा। तकरीबन 1 किलोमीटर का जो रेडियस है वहाँ पर तालिबान ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं। तीनों अतराफ जो 3 मुख्तलिफ सड़कें जाती हैं वहाँ पर तालिबान की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। उनके जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो लगा हुआ है वहाँ पर और किसी को जाने नहीं दे रहा। अली मुस्तफ़ा, आप भी काबुल के मुख्तलिफ इलाकों में आज मौजूद थे, जरा बताइएगा क्या सूरत हाल आपने देखी? सूरत हाल टेंस्ड है या कुछ काम डाउन हुई है सिचुएशन? जी, अभी भी अंदाजा नहीं लगा सके कि कितने लोग इनफैक्ट मरे हैं इन हमलों में, इन खुदकश हमलों में काबुल एयरपोर्ट के बाहर। कुछ हमें फिगर्स दिए जा रहे हैं 110, 113 के करीब। कुछ हमें सोर्सेज बता रही हैं कि 200 से ज़ायद लोग इस हमले में जाँ बहक और इन हमलों में जाँ बहक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक ये नहीं अंदाजा हुआ कि कितने लोग मौजूद थे उधर जिस वक्त ये धमाका हुआ है, क्योंकि आज उससे दुगने, यानी जितने लोग वहां मौजूद थे घुसने की कोशिश कर रहे थे एयरपोर्ट में, उससे दुगने लोग आज उस जगह पे मौजूद थे। और इस जहां पे नाला था ये जिसके अंदर धमाका हुआ, एक खुदकश, जहाँ पे लोग मरे और उनकी जो बॉडीज थी या पार्ट्स थे वो अभी भी उस नाले में मौजूद हैं, उनको रिकवर नहीं किया जा सका। एजाज, जरा ये भी बताइएगा कि इस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल क्या है? कल के हमलों के बाद क्या तालिबान की जानिब से ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी कर दी गई है? क्योंकि तालिबान ने जिम्मेदारी ली है कि वो अमन कायम करेंगे अफगानिस्तान में भी और अफगानिस्तान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे किसी और मुल्क के खिलाफ भी। जी, काबुल में सिक्योरिटी की सूरत हाल काफ़ी हाई अलर्ट पे है। इस वक्त तालिबान सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर चुके हुए हैं। जगह जगह पर तालिबान के जो जंगजू हैं उनके अस्करियत पसंद वो खड़े हुए हैं, सिक्योरिटी की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अगर एयरपोर्ट के इलाके की बात की जाए तो 1 किलोमीटर के जो रेडियस है मैदान चौक का, तीनों अतराफ का 3 मुख्तलिफ शाहराएँ जाती हैं हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। उन तमाम शाहराओं के 1 किलोमीटर के रेडियस के ऊपर तालिबान ने जो सड़कें हैं वो बंद कर दी हैं। आम आदमी नहीं जा सकता। हमने पूरे शहर का दौरा किया है,
पूरा शहर जो है वहाँ पर जो तजारती मराकज़ हैं वो बंद हैं। आज जुम्मे का दिन है, जुम्मे के दिन छुट्टी होती है यहाँ पर, लेकिन फिर भी लोगों की चहल पहल यहाँ पर मौजूद होती है। मैं काफ़ी दिनों से यहाँ पर मौजूद हूँ और इससे पहले भी मैं तकरीबन 15-20 दिन यहाँ पर रह के गया हूँ, तो जुम्मे के दिन चहल पहल होती है। वो चहल पहल जो काबुल की रवायत थी जुम्मे के दिन, वो आज नज़र नहीं आ रही। जी अली, आप भी बताइएगा, जिन इलाकों में आप गए, क्या सिक्योरिटी की सूरत हाल कल से ज़्यादा सख्त है, कल से ज़्यादा मुख्तलिफ है? क्योंकि जैसे मैंने कहा, तालिबान ने कहा है कि IS का थ्रेट मौजूद है और वो कंट्रोल करेंगे, अमन व अमान कायम करेंगे अफगानिस्तान में। जी, हमारी जिन तालिबान कमांडर से बात हुई इस मौजू पे, वो कहते हैं कि जी जो वो इलाका है स्पेसिफिकली वो उनके कंट्रोल में नहीं था, वो अमेरिकन से कंट्रोल में था, लेकिन इसके बावजूद तकरीबन 28 तालिबान वहाँ पे जाँ बहक हुए इन हमलों में। तकरीबन जो मैंने आपको जिक्र किया कि 100 से ज़ायद, एटलीस्ट बिटवीन 100 या 200 के करीब अफगानी जाँ बहक हुए उस जगह पे इन हमलों की वजह से, लेकिन उनमें से 28 तालिबान के मेंबरान भी शामिल थे। और तालिबान कह रहे हैं कि जी हमारी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है उसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। और जब तालिबान की बात होती है, वो पिछले 20 साल से एक इंसर्जेंसी लड़ रहे थे, उनको एक क्राउड कंट्रोल, क्राउड मैनेजमेंट या पुलिसिंग, इन चीज़ों से ज़्यादा वाकफियत नहीं है। और एक इसकी वजूहात, बुनियाद ये भी है कि सिर्फ 12 दिन पहले वो यहाँ पे आए, अभी भी आप सुन सकते हैं गोलियों की आवाज़, डिस्टेंस में करीब भी आती हैं, कुछ दूर भी हैं। तो सिचुएशन सिटी सेंटर में नॉर्मल है तकरीबन, लेकिन टेंशन भी बहुत है क्योंकि गोलियों की आवाज़ें आ रही हैं इर्द गिर्द से, कुछ नहीं पता कौन कौन है। अभी टाइम लगेगा इस सिचुएशन को ज़्यादा डेवलप होने में और वाज़े होने में। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज सैयद और अली मुस्तफ़ा। अब से कुछ देर पहले जो काबुल के मनाजिर थे, काबुल में क्या सूरत हाल थी, उस पर हमने दोनों से बात की थी। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, इसके बाद इसी मामले पर तजिया भी लेंगे कि 31 अगस्त के बाद क्या सूरत हाल होगी। एक तरफ तो अमन व अमान का मामला है और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह कहा है कि अगर देरपा अमन चाहते हैं अफगानिस्तान में, तो फिर इसका हल यही है कि मुख्तलिफ ममालिक, इंटरनेशनल कम्यूनिटी जो है वो अफगानिस्तान की मदद करे, तालिबान हुकूमत की मदद करे। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अगर अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि वो अफगान हुकूमत की मदद करे। इस वक्त जो पहले सेगमेंट में हमने डिस्कस किया कि ख़ुद यूनाइटेड नेशन का कहना है कि निस्फ आबादी को जो है वो इंसानी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। कितना ज़रूरी है, कितना अहम है वज़ीर आज़म इमरान खान का ये बयान, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन साहब, जयकार हैं। इसके अलावा हमारे साथ आदिल नजम साहब भी मौजूद हैं, डीन बॉस्टन यूनिवर्सिटी के डीन। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का शो पर तशरीफ़ लाने के लिए। जाहिद साहब, पहले आप फरमाइएगा 31 अगस्त के बाद क्या सूरत हाल होगी? सब इस हवाले से फिक्रमंद है, कल के ब्लास्ट के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल क्या होगी, इस पर सवालिया निशान है। अफगानिस्तान की माशी हालात क्या होंगे, वहाँ पे कहीं इंसानी बहरान तो नहीं जन्म ले लेगा, इस हवाले से कई सवालात हैं। ऐसे में वज़ीर आज़म के इस बयान को आप कैसा देखते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को अफगानिस्तान में मदद करने की ज़रूरत है, और क्या ये एक इशारा है कि पाकिस्तान भी मदद करेगा और पाकिस्तान तस्लीम कर लेगा तालिबान हुकूमत को? देखिए शहजाद, ये तो बात साफ है कि जो है तालिबान के इस वक्त तमाम सारे अफगानिस्तान पे कंट्रोल है सवाए एक आध इलाकों के। और लेकिन ये कि किसी मुल्क पे कब्जा करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसकी हुकूमत को चलाना बड़ा मुश्किल काम होता है, और ये एक मेन चैलेंज होगी। ख़ास तौर पे अगर अफगानिस्तान के हवाले से बात करें तो वहाँ पे जो है 20 साल की जंग, बल्कि मैं कहता हूँ कि 40 साल से वहाँ मुस्तकिल एक जंग की सूरत हाल मौजूद है। वहाँ पे फिर किसी के लिए भी बहुत मुश्किल काम होता है कि उसको हुकूमत को चलाए। ख़ास तौर पे तालिबान के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो कामयाबी उनको हुई वो बहुत ही अचानक हुई है। उनको भी मेरे ख्याल इतना जल्दी यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी जो है वो काबुल तक पहुँच जाएंगे और एक लिहाज से उनका पूरे मुल्क पे जो है कंट्रोल हो जाएगा। अब यही सारे मसाइल तो मौजूद है। 31 अगस्त से ये बात साफ हो जाएगी, क्योंकि पूरी तरह काबुल की और सारे अफगानिस्तान की जो भी हुकूमत है वो पूरी तरह तालिबान के हाथ में आ जाएगी। अभी तक जो तालिबान ने जो बातें की हैं वो काफ़ी हौसला अफजा है, तो हम कह सकते हैं कि जहाँ तक इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो सवालात थे
उनका एक हद तक उनका जवाब ज़रूर मिला है कि वो चाहते हैं कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो। वो उन्होंने वादा किया है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको मिलेंगे ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पे। लेकिन असल बात ये है कि ये सारी बातें तो सही लगती हैं, लेकिन ये कि क्या ये मुमकिन हो सकेगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यकीनी बात यह है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में एक गैर यकीनी की सूरत हाल है और उसके असरात जो हैं बहुत ज़्यादा पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा जो मसला, जो चैलेंज बन के आएगा अफ़गान तालिबान की हुकूमत के लिए, वो ये होगा, पहले तो हुकूमत साजी में, दूसरी तरफ जो चैलेंज आएगा उनका इक़्तिसादी सूरत हाल में। जैसे आपने बात सही की कि पिछली हुकूमत भी 80% जो उसकी ज़रूरियात थी वो फ़ॉरेन एड की वजह से होता था। अब सबको पता है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान की माशी सूरत हाल क्या है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उनको पाकिस्तान से मिल जाती हैं, ईरान ने तेल उनको देना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी काफ़ी कठिन मसाइल है। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर का बयान है, मेरे ख्याल ये कबल अस बयान था। मसला ये था कि जो है आप पाकिस्तान भी एक सिग्नेटरी है दोहा एग्रीमेंट, जिन्होंने इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में जिसका जिक्र भी किया है, ट्रॉयका प्लस की, उसमें सारे रीजनल कंट्रीज़ भी शामिल हैं, जैसे और अमेरिका भी शामिल है, अमेरिका, चाइना, रशिया और पाकिस्तान उसका एक सिग्नेटरी है, जिसमें बहुत ही वाज़ेह तौर पे कहा है। किसी ने ये नहीं कहा कि हम तालिबान की हुकूमत को जो है मुखालफत करने जा रहे हैं या उनको डिस्टेबलाइज करेंगे, बल्कि ये बात सही है कि जब एक फ्रेमवर्क बना के दिया गया है कि कम से कम एक अगर रिकग्निशन चाहते हैं तो ये इन चीज़ों पे पूरा उतरना चाहिए। ये कहना काफ़ी नहीं है कि तालिबान तस्लीम करते हैं कि वो तमाम चीज़ें कर लेंगे। ये देखना चाहेगी इंटरनेशनल कम्युनिटी की क्या वाकई हकीकी तौर पे उन पर अमल दरामद होता है या नहीं होता है। और मेरा ख्याल ये कि पाकिस्तान को चाहिए कि इसके लिए अच्छा वक्त है कि जो एक इलाके के लोग मालिक हैं उनके साथ अपना जो है अगर रिकग्निशन करनी भी है तो एक उसका एक इंटरनेशनल फैसला होना चाहिए, रीजनल फैसला होना चाहिए। एक तरफा फैसले से हमारे लिए बहुत नुकसानदा है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि देखें इस बयानात में तजाद नज़र आता है। वज़ीर आज़म साहब एक बात कर रहे हैं, फ़ॉरेन ऑफिस दूसरी बात कर रही है, और इस तरह से जो मुख्तलिफ और यानी आपके पैरेटस हैं स्टेट के, वो दूसरी तरफ और बातें करते हैं। तो मेरे ख्याल किसी मुल्क के लिए खारजा पॉलिसी के लिए इससे ज़्यादा ख़राबी नहीं हो सकती है कि वज़ीर आज़म जो है बिल्कुल उससे मुख्तलिफ बात कर रहा है जो कि हमें फ़ॉरेन ऑफिस से बात सुनने मिलती है या एक स्टेटेड पॉलिसी हमें नज़र आती है। राइट। आदिल साहब, आप कैसे देखते हैं, आपके ख्याल में जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि हौसला अफजा जो यकीन दहानी है उसको हमने ऑन द फेस लेना चाहिए, बात की बाद में देखेंगे, अभी ज़रूरत है कि अफगानिस्तान में मदद की जाए, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान ने कम से कम इरादा कर लिया कि हमने तस्लीम करना है हुकूमत को, हमने मदद भी करनी है, और आपको लगता है कि दुनिया भी क्या आगे बढ़ेगी? क्योंकि फिलहाल तो ये देखा जा रहा है चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो या दीगर ममालिक, उन्होंने जो एड थी वो रोक दी है अफगानिस्तान की। देखिए, जाहिद साहब मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं और मेरे ख्याल में जो वो फरमा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। ये मेरे ख्याल में जो बयान था ये कबल वक्त है, और हर बात जो इंसान के जहन में आती है उसको बोलना भी ज़रूरी नहीं होता, खुसूसन अगर आप वज़ीर आज़म हो। तो इस वक्त तो देखें ना, अफगानिस्तान में तस्लीम करने को कुछ है नहीं। एक काबुल उनका एक दारुल खिलाफा है, दारुल हुकूमत है, वहाँ पर तालिबान की मूवमेंट का कंट्रोल है। सो रियासत के हिसाब से अब वो जो कंट्रोल है वो कोई हुकूमत बनाएंगे, दुनिया को कहेंगे ये हुकूमत है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका सरबराह है, उसको जो मर्जी नाम दे दें, वज़ीर आज़म कहें, सदर कहें, अमीरुल मोमिनीन कहें, लेकिन कोई आपके पास चीज़ होगी ना जिसको आप तस्लीम करेंगे। और एक इसमें अल्फाज बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए, अल्फाज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्या आप तालिबान को तस्लीम कर रहे हैं एज ए रेजिस्टेंस मूवमेंट, या आप अफगानिस्तान जो एक रियासत है वहाँ आप एक नई जिसका भी कंट्रोल है वो कहता है मेरी ये हुकूमत है, उसको तस्लीम कर रहे हैं। पाकिस्तान के भी और दुनिया के भी ताल्लुकात जो हैं वो अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान एक रियासत है और जैसे कहा गया 40 साल से जंग की हालत में, 40 साल से मुसलसल जंग की हालत में, अभी भी जंग की हालत में। सिर्फ ये कि तालिबान वो अगर आ गए काबुल में, इसका ये मतलब नहीं कि ख़त्म हो गया और फैसला हो गया। अभी तो एक बड़े मराहल आने हैं। अभी तो तालिबान ने कंट्रोल रखना है या नहीं रखना, रेजिस्टेंस मूवमेंट देखनी है या नहीं देखनी, इंटरनल एक्सटर्नल क्या मसाइल होते हैं, इक़्तिसादी क्या मसाइल होते हैं। लेकिन उस सारे का इंतज़ार अगर ना भी किया जाए तो कम अज़ कम किसी स्टेट अपरेटस के ऐलान का इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए। जहाँ तक मदद की बात है, मेरे ख्याल में सेंटिमेंट सही है। सेंटिमेंट ये है कि हमें अफ़गानिस्तान की मदद करनी चाहिए दुनिया को। सेंटिमेंट ये है कि अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए सहूलत की मदद करनी चाहिए।
सेंटिमेंट ये है कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी की मदद करनी चाहिए, सेंटिमेंट ये है कि अफगानिस्तान में अमन की मदद करनी चाहिए। देखें ये अल्फाज अगेन मैंने बड़ी सोच समझ के बोले, मदद अफगानिस्तान की है। अब जहां तक तस्लीम का सवाल है, तस्लीम ये है क्या अफगानिस्तान एक मुल्क जिसको हम पहले तस्लीम करते हैं, पहले भी करते थे, लेकिन इसमें आदिल साहब क्योंकि अब वक्त बड़ा कम रह गया, यूनाइटेड नेशन कहता है कि इसी साल आधी आबादी को जरूरत होगी इमदाद की, और जैसे हमने डिस्कस किया बजट का 80% वहां से आता है, जीडीपी का 40% जो है फॉरेन एड पर मबनी है, और पहले ही तनकीद हो रही है कि जिस तरह इनखला हुआ है इतनी जल्दबाजी में और अफगानिस्तान की सिचुएशन को बड़ा वल्नरेबल छोड़ दिया है, ऐसे में अगर उनकी इमदाद भी रोक ली जाएगी तो हाउ विल दे सर्वाइव, और क्या होगा फिर? इस तरह तो गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप सही कह रहे हैं, और मेरा भी इसमें ये ख्याल है कि इन अ वे दुनिया भी इंतजार कर रही है, बल्कि वरी हो रही है, और पाकिस्तान को भी होना चाहिए कि यार कोई वसीला भी होना चाहिए मदद करने का। और जहां तक मदद का सवाल है उसमें एक और भी रिंकल है, अगेन जाहिद साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, वो ये है कि अफगानिस्तान की हिस्ट्री और जियोग्राफी और फिजियोलॉजी ऐसी है कि अगर एड नहीं आएगी तो क्या करेंगे। देखिए लोग जब एक चीज बंद हो जाती है कुछ और कर देते हैं ना, अगर एड से नहीं आती या किसी दूसरे वसीले से नहीं आती, तिजारत से नहीं आती, तो यहाँ तारीख ये है कि मनशियात और ओपीएम की जो एक्सपोर्ट है और उसकी जो काश्त है उसकी एक हिस्ट्री है ना जी, और वो मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ भी है और लोगों के साथ भी है। सो कहने का मतलब ये है कि इन अ वे दुनिया को ये भी तशवीश है मेरे ख्याल में कि यार ये अगर इकोनॉमिक इम्प्लोजन अफगानिस्तान में होती है तो वो सिर्फ गुर्बत और ह्यूमन डेवलपमेंट का सवाल नहीं है, उसमें जो है ये नारकोटिक ट्रेड का भी सवाल आ जाता है, बिकॉज यहाँ एक तारीख। जाहिद साहब एक और इशू पे बात करना चाह रहे थे, आईएस खुरासान ने कल के हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, उसके बाद जो बाइडेन का ये बयान कि हम अपने वक्त पर हमला करेंगे, बदला जरूर लेंगे, इससे आपके ख्याल में क्या उनकी मुराद है? कोई नई पॉलिसी है या किसी किस्म की प्रेजेंस क्या अमेरिका अब भी रखेगा, चाहे वो इंटेलिजेंस हो या एयर स्ट्राइक्स हो, जब भी उनको मौका मिले और जब भी उनको लगता है कि हमारा दुश्मन कहीं पे मौजूद है? देखिए ये जो सानिया हुआ है कल में, तो ये बहुत बड़ा अमेरिका के लिए एक बहुत नुकसान है हुआ है, और इसको कह सकते हैं पिछले 1.5 साल में जब से दोहा एग्रीमेंट हुई थे उस वक्त से एक भी अमेरिकन सोल्जर वहाँ पे मारा नहीं गया था, और अब अचानक ये वाक़या हुआ है, 13 जो अमेरिकन हलाक हुए हैं उसमें, तो ये एक बहुत बड़ा झटका है ख़ास तौर पे अमेरिका में इस वक्त, जबकि ये प्रेसिडेंट बाइडेन के खिलाफ एक तनकीद भी हो रही है कि शायद उन्होंने बहुत जल्दबाजी से काम लिया है, तो उसमें यकीनी तौर पे ये चीज़ें जो है उन पे एक प्रेशर पड़ रहा है कि वो कोई इस किस्म का सख्त इक़दाम करें। लेकिन असल बात ये आती है कि ये है कि ये टेररिस्ट कार्रवाई थी, और आपको अंदाज़ा है कि जब इस किस्म की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो रहती हैं वो ये नहीं है कि उनका किसी टेरिटोरियल कंट्रोल है कहीं पे, या जो है कहीं पे हुकूमत कर रहे हैं तो आप जाके वहाँ बॉम्बिंग करके उनसे इंतकाम ले लेंगे। असल मसला ये आता है कि अब तो ख़ास तौर पे जो दाइश की सूरत हाल अफ़गानिस्तान में है उसमें ये है कि वो इनके इस किस्म के सेल्स हैं जो टेररिस्ट सेल्स कहलाते हैं, वो उनकी सारी एक्टिविटी है, उनका पूरा का पूरा जो है जोर जो है, ये पहला हमला नहीं है इस किस्म का। पिछले दिनों अगर आप देखें पिछले 1-1.5 साल में इतने हमले हुए हैं काबुल में, सब दाइश की तरफ से, जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे सिविलियंस को निशाना बनाया। तो अब मसला ये आता है कि इनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई तो ज़रूर होनी चाहिए, उस पर जो है इस पर कोई यानी इख्तलाफ नहीं है कि इस किस्म की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है न सिर्फ अफगानिस्तान के लिए खतरा है बल्कि पूरे इंटरनेशनल ग्लोबल एक खतरा है, लेकिन किस तरह से लगे वो देखना है। इस पर एक क्विक कमेंट अदल साहब आप भी दे दीजिएगा, क्योंकि अमेरिका कहता है कि हमारी कामयाबी है, हमने अलकायदा को खत्म कर दिया, लेकिन अगर अलकायदा को खत्म किया तो एक और दहशतगर्द तंजीम जो है वो एग्जिस्ट करती है, कल ही उसने हमला किया है, अब उसको खत्म करने के लिए अमेरिका की पॉलिसी क्या होगी? क्या इंटरवेंशन अफगानिस्तान में जारी रखेगा अमेरिका? देखिए इस वक्त तो जारी तो शायद नहीं रखे, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, इसमें ना सिर्फ अमेरिका को खतरा है, इसमें तालिबान को भी खतरा है, क्योंकि उन्होंने अब तक जो उनकी जो स्टेटमेंट और नैरेटिव है वो ये कि जब हम अपनी सरजमीन से टेररिज्म जो है कहीं नहीं होने देंगे, और ख़ुसूसन अमेरिका को इन अ वे हम सेफ पैसेज आउट दे रहे हैं, और वो इस हवाले से नहीं दिया गया, तो उनकी जो है ना हुकूमत साजी वगैरह उसमें भी एक प्रेशर है। लेकिन बाइडेन साहब की मसला सिर्फ ये है कि उन पे इस वक्त इतना ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर है कि आपने वो अगर टोन सुनी हो जैसे सुनी है उनकी स्टेटमेंट की, तो बिल्कुल जॉर्ज बुश वाली टोन थी कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम बदला लेंगे, हम कभी नहीं जाने देंगे।
इसलिए कि विद इन यूएस उन पे जो है इस वक्त इल्ज़ाम ये है कि तुम वीक हो, तुम वहाँ से भाग गए, तुमने अमेरिका को जो है एक तरह से जिल्लत का सामना है, रुसवाई का सामना है। तो उस प्रेशर का भी वो जवाब जो है वो दे रहे हैं अमेरिकन पॉपुलेशन को। इन सम वेज उनका जो बयान है वो अमेरिकन पॉपुलेशन के लिए उतना ही है जितना आईसिस के लिए है। तो लेकिन एक अहम उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने बड़ी केयरफुली जो वर्डिंग है उसकी, वो इसको एज अ टेररिस्ट अटैक किया है और इसको अभी तक तालिबान के हवाले से नहीं लिंक किया। बिल्कुल, उन्होंने कहा कोई ऐसा हमें सबूत नहीं मिला है। बहुत बहुत आदिल नजम साहब और जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी पे बात करेंगे। देवदास। वेलकम बैक नाजरीन। पिछले हफ्ते हमने तफसील से डिस्कस किया था जो मैनिफेस्टो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2018 से 2023 के लिए। एक एक नुक्ता हमने बताया कि क्या वादे किए गए थे और उसमें से कितने वादे पूरे हुए हैं, कितने कुछ हद तक पूरे हुए हैं और कितनों पर सिरे से काम ही नहीं हुआ। लेकिन कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी 3 साल कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की और सब अच्छा है की खबर दी और ये बताया कि माजी की 2 हुकूमतों ने क्या नहीं किया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। उसकी तफसीलात सामने आ चुकी है। तजिया इस पर लेंगे कि क्या तशरीह बख्श रही है 3 साल में कारकर्दगी और क्या ये कारकर्दगी तहरीक इंसाफ को अगला इंतखाबात जिता सकती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इरशाद भट्टी साहब और इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है वसीम बदामी साहब ने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वसीम, पहले आपकी तरफ आता हूँ, ज़रा बताइएगा कि जो एक बड़ा जामे मंशूर था तहरीक इंसाफ का जिसमें उन्होंने एहतसाब का भी जिक्र किया, इस्लाहात का जिक्र किया, माशी कारकर्दगी को बेहतर बनाने का और इसके अलावा पाकिस्तान को एक फलाई रियासत बनाने का वादा किया, आपके ख्याल में किस हद तक तहरीक इंसाफ इन वादों पर पूरा उतरी है? वादों पर आप मंशूर की रोशनी में देख लें, जो पहले 100 दिनों का प्रोग्राम किया था उसकी रोशनी में देख लें, और सबसे बढ़कर खुद इमरान खान साहब के हुकूमत में आने के बयानात, हुकूमत आने से पहले के बयान की रोशनी में देख लें, तो नहीं हो सका है खातिर खामल। अब जाहिर है वो अपने कुछ इकोनॉमी के, आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, जो कुछ अशारिये जो मुस्बत हैं वो उनको दिखाते, लेकिन उसकी एक दूसरी साइड भी है। और फिर 100 बातों की एक बात ये कि मैं सोचता हूँ अगर यही तहरीक इंसाफ आज अगर अपोजिशन में होती और कोई और हुकूमत इस तरह की अपनी कारकर्दगी बता रही होती तो इनके रहनुमा हमारे टॉक शोज में आकर ये कह रहे होते और गलत नहीं कह रहे होते कि भाईजान ये आम आदमी को तो करंट अकाउंट डेफिसिट और सरप्लस और रेमिटेंसेज और फला फला इसका तो मतलब भी नहीं पता। आप ये बताएं, आटा, चीनी, घी, रोटी, फल और ये दवाइयां, इनके हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है? तो इसके हवाले से पेशरफ्त जो है वो न सिर्फ ये कि अच्छी नहीं है, न सिर्फ ये कि बुरी नहीं है, बल्कि ये कि बहुत ही ज्यादा बुरी है। तो उस एतबार से काम नहीं हो पाया। आप जाहिर है अगर तफसील में जाएंगे, आपका वक्त महदूद है, तो हम अच्छे और बुरे दोनों की फहरिस्त बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, बट नेट रिजल्ट मेरे ख्याल में नेगेटिव है। लेकिन आखिरी बात मेरी तरफ से कि आपके सवाल का एक और हिस्सा था कि क्या इतना परफॉर्म कर लिया कि इलेक्शन में मदद मिल सके। मेरे ख्याल में इसका जवाब हाँ में इसलिए है कि मसलन अगर स्केल 1 to 10 अगर था मुल्क, तो जब तहरीक इंसाफ आई वो बिल्कुल बुरी कारकर्दगी की वजह से 3 पर चला गया, फिर 2 पर चला गया, अब 5 पर आ गया। रीसेंसी इफेक्ट बड़ा काउंट करता है। वो लोगों को बताएंगे कि जनाब देखें हम आहिस्ता से इंप्रूव कर रहे हैं। कपल्ड विद देयर आर्ग्यूमेंट के देखें, इससे पहले एक चोर था, डकैत था, उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया था, हमें पटरी में लाने में 2-3 साल लगे थे, सब कुछ हिलके रह गया, अब ट्रैक पर आ गए। और फिर कुछ और जो पाकिस्तान में इलेक्शन जीतने के लिए जरूरी होते हैं, ये तीनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतना साथ हैं और कारकर्दगी भी उतनी बदतरीन नहीं इतने पहले 2 सालों में थी कि बिल्कुल अगले इलेक्शन के लिए अच्छा मुकदमा पीटीआई का बन सकता है और बन रहा है। सही। इरशाद भट्टी साहब, वसीम बदामी तो कह रहे हैं कि अब जो रिसेंट कारकर्दगी उसकी बुनियाद पे वो एक मुकदमा बना सकते हैं, कि उनके पास स्टोरी है सेल करने के लिए 2023 के लिए। आप समझते हैं कि वो स्टोरी है तहरीक इंसाफ के पास अब, और किस हद तक आप मुतमईन है? सिर्फ माशी कारकर्दगी से नहीं, इसके अलावा जो इस्लाहात का जिक्र किया था, एहतसाब का जो जिक्र किया था, पाकिस्तान को एक फलाई रियासत बनाने का जिक्र किया था। देखिए, बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। कोई 24 एक वादे तो मुझे भी याद हैं, और छोड़ दें उन वादों को, बाकी सारे छोड़ दें। 2 बातें करूँगा। एहतसाब घर से शुरू हो सका, नहीं हो सका। रिफॉर्म्स हो सकी, नहीं हो सकी। ये मुझे 2 उम्मीद थी कि ये कर जाएंगे। ये तहरीक इंसाफ का दिल से इनकी है, ये तब्दीली का नारा दो। तीसरी बात यह है कि 2018 में तहरीक इंसाफ आई हुकूमत में, 2021 से 3 सालों में जो वसीम ने कहा, आटा, घी, चीनी, दालें, स्कूल फीसें और ये दवाइयाँ और इलाज, ये आप मुझे बताइएगा कि 2018 का आदमी ज़्यादा कंफर्टेबल था? मैं इस पर तजिया नहीं करता, ये मैं लोगों को छोड़ देता हूँ। 2018 में घर का बजट बनाना आसान था कि 2021 में।
मान लिया इंटरनेशनल वो सारी महंगाई, मान लिया बाकी हालात, मान लिया कोरोना, मान लिया सारा, लेकिन क्या ये नहीं मानते कि इनकी नाइली की वजह से LNG के 3-4 मरतबा घपले हुए या ज़्यादा पैसे देने? क्या ये मानते कि कभी हम चीनी बाहर भेज रहे हैं, कभी बाहर से मंगवा रहे हैं, कभी गंदम बाहर भेज रहे हैं, कभी गंदम बाहर से भरवा रहे हैं, आटा सारा KPK के चंद 62 लोगों ने अफ़गानिस्तान स्मगल कर दिया वगैरह वगैरह। तो नालायकियाँ, नाहलियाँ, कन्फ्यूजन ने भी बहुत मरवाया जहाँ के इंटरनेशनल। तो आपको लगता है कि अवाम इनको इन्हीं चीज़ों पे जज करेगी कि आटा चीनी कितना महंगा हो गया है, या जैसे ये कहते हैं कि कामयाब जवान प्रोग्राम हमने इंट्रोड्यूस किया, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम है, क्लाइमेट चेंज है, बिलियन ट्री सुनामी है, इस तरह के मुतादिद ऐसे मंसूबे वो कहते हैं हमने मुतारफ करवाए जिससे मीडियम टू लॉन्ग टर्म में लोगों का फ़ायदा होगा? देखिए, ये कोई नहीं देखता। आपका रोज़ाना वास्ता किससे पड़ता है? पुलिस, पटवार, थाना, कचहरी, अस्पताल, स्कूल, घर, दवाइयाँ, चीनी, आटा, गंदम, फीसें। 90%, मैं अक्सर कहता हूँ 90% को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऊपर कौन बैठा है, मार्शल्ला है, जमहूरियत है और आमर है, तो सिविलियन डिक्टेटर है, तो फलाना है फलाना। लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? लोगों को फ़र्क पड़ता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। किसान आपका खुश है, 1100 अरब दे के क्या खुश है? सही। तो वसीम तो समझते हैं कि अब एक स्टोरी है उनके पास सेल करने के लिए 2023 के लिए। आप समझते हैं तहरीक इंसाफ के पास वो स्टोरी है? मतलब वो 2 साल के लिए नहीं, 7 साल के लिए देख रहे हैं अपने आप को हुकूमत में? देखिए, इमरान खान सबसे पहले ना आप डिनाइल में है। वो कौन सी ऐनक इमरान खान साहब ने पहनी हुई है जिससे उनको उस्मान बुज़दार और पंजाब खुशहाल नज़र आता है? वो कौन सा गिलास में उस्मान बुज़दार ने घोल के पिलाया हुआ है कि जिसके बाद उनको लगता है कि वो काम जितना उस्मान बुज़दार ने कितना, कश्मीर उस्मान बुज़दार, KP उस्मान बुज़दार, फेडरल में 4-5 लोग छोड़ के उस्मान बुज़दार। सबसे पहले आप डिनाइल से निकलें कि हाँ हमसे गलतियां, हम नहीं अप टू मार्क रह सके। इमरान खान कह रहे हैं लोग खुशहाल हो रहे हैं, BRT के लोग खुशहाल हो रहे हैं, ठीक है, आज मालम जब्बा के लोग खुशहाल हो रहे हैं, ठीक है, हेलीकॉप्टर के लोग खुशहाल हो रहे हैं, ठीक है, आटा गंदम की हो रहे हैं, ठीक है, अद्वियात की हो रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा पेट्रोल की हो रहे हैं, ठीक है, सारों। लेकिन आम आदमी खुशहाल नहीं है। भट्टी साहब, आज तक की कारकर्दगी और जो अगले 2 साल के प्लान्स हैं, उसके बाद आपको लगता है तहरीक इंसाफ अगला इलेक्शन जीत सकती है? सर, 2 साल हैं डू एंड डाई वाले। इलेक्शन के हमारे बिल्कुल इलादा होते हैं। मुझे इस वक्त भी लगता है, इस वक्त सारे लोग मेरे, सारे आप जैसे दोस्त सारे कह रहे हैं, मुझे इस वक्त भी लगता है कि इस वक्त भी दौड़ में नून आगे है। यानी इस वजह से नहीं कि उनकी कारकर्दगी, वो तो तितर बितर हो गए, ख़त्म हो गए, आपस में बयानियों में एक सो कॉल्ड वो अपना हाल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ में लगे हुए। लेकिन इनकी परफॉर्मेंस, इनकी गवर्नेंस, इनकी, इमरान खान जब आए थे तो अपनी परफॉर्मेंस से ज़्यादा इनकी नाहलियों की वजह से, जाएंगे तो अपनी परफॉर्मेंस से ज़्यादा अपनी नाहलियों की वजह से। सही है। अच्छा वसीम, ये बताइएगा, अब कुछ जो बड़े बड़े नारे लगाए थे तहरीक इंसाफ ने और वादे किए थे, जैसे एहतसाब का था, अब वो कहते हैं कि एहतसाब हम अकेले तो कुछ नहीं कर सकते जब तक अदलिया की सपोर्ट ना हो, जब तक नॉएब की प्रोसिक्यूशन बेहतर ना हो। रिफॉर्म्स पे वो कहते हैं कि कहीं माफियाज हैं, कहीं ब्यूरोक्रेसी आड़े आ जाती है, इसलिए हम नहीं कर सके। माशी कारकर्दगी में जब कहते हैं महंगाई है, उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि इस महंगाई का मुस्बत असरात किसानों पे आ रहे हैं। अगर सब्जियां महंगी हो रही है या चीनी महंगी हो रही है तो किसान कमा रहा है, वहां की इकोनॉमी बेहतर हो रही है, रूरल इकोनॉमी। आपके ख्याल में अब ये जो बयानिया इस हवाले से बनाया जा रहा है, अवाम उसको बाय करेंगे? अच्छा, इसमें देखिए ना, वो तो शौकत यूसुफ साहब का भी जब बयान आया था कि जना रुपये की जो डीवैल्यूएशन होती है वो किस अंदाज से फायदेमंद होती है, तो ये तो बड़ी मासूमाना सी बात है ना। इसका मतलब है कि हर हुकूमत को चाहिए कि बहुत ज्यादा महंगी कर दिया करे चीनी ताकि बहुत ज्यादा फायदा हो जाए किसानों को। तो ये तो एक अच्छा, अब रिफॉर्म्स की हद तक बात करें, आपने खुद इनका मंशूर पढ़ा है, जुडिशियल रिफॉर्म्स इस अंदाज से लिखे हैं। क्या हमें कोई एक संजीदा एफर्ट, हाथमान अदालतों ने मामला करने, लेकिन क्या गवर्नमेंट की साइड से आपको लगा कि कोई एक संजीदा एफर्ट इसमें हो कि जिसमें जुडिशरी के ही रेलेवेंट लोगों के साथ बैठ के इन पे रिफॉर्म्स पे प्रॉपरली काम हो? एहतसाब की अगर बात करें, जितनी ज्यादा पैशन के साथ गवर्नमेंट ने ये दोहराया है कि ये चोर है, ये डकैत है और इसको छोड़ूंगा नहीं और इसको जेल में डालूंगा और इसको ये करूंगा, अगर उसका निष्पक्ष भी हमें रिफॉर्म्स में उसमें नजर आता तो ये इदारे जो कि 70 साल से बर्बाद हैं वो टर्न अराउंड नहीं हो जाते, लेकिन बेहतरी का एक सफर जरूर नजर आता है। वसीम, एक पैमाना तो ये है ना कि इनके वादों से आप इनको जज करेंगे, और दूसरा पैमाना ये है कि माजी की हुकूमतों ने क्या कारकर्दगी दिखाई थी अपने 5 साल में, उस पर अगर जज किया जाए इस हुकूमत को तो कैसा देखते हैं आप? देखिए, यानी आप बताएं क्या, यानी भट्टी साहब मुझसे बेहतर बताएंगे। मैं तो जो पंजाब में मालूम करता हूं, जो कि जाहिर है आधे से ज्यादा पाकिस्तान है, पीटीआई की सबसे बड़ी हुकूमत वहां पर है, क्या पंजाब में, क्योंकि हम रिफॉर्म्स की तनाजुर में बात करें, एक आम आदमी आज अपने आप को थाने में जब वो वॉक इन करता है तो क्या वो थाना कल्चर को पहले से बहुत ज्यादा साजगार पाता है? और देखिए, हम माजी की हुकूमतों को यही रोते थे ना कि भाई अपने ही चूंकि मफाद आड़े आते हैं तो ये कैसे रिफॉर्म्स लाएंगे, क्योंकि रिफॉर्म्स के बाद तो इदारा तगड़ा हो जाएगा तो फिर तो आपकी भी नहीं सुनेगा।
तो जब कभी बशीर मेमन को इस वजह से घर भेज दिया जाए कि देखो ना यार वो तुम वो नहीं करते जो मैं चाहता हूँ, और इस तरह के जब ऊपर से ये मैसेज जा रहा हो तो फिर तो रिफॉर्म्स के नारे रह जाएंगे। ठीक है, क्विक भट्टी साहब 20 सेकंड मेरे पास। क्या माजी की हुकूमतों से कंपेयर करें तो कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ के 3 साल बेहतर थे? नहीं, मुझे तो अच्छे लगते हैं हमेशा। मुझे बाकी चीज़ों का एक जिन जफ्फा टूटा, 2 खानदानों की जमहूरियत जो सरे महल और मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनसे जान छूटी। अपने वादों दावों से पीछे है वो, लेकिन दूसरी हुकूमतों से बेहतर है। नहीं, डेफिनेटली वो जो एक मरूसी सियासत, गुलामी मरूसी जो हमारी जान छूटी, अल्लाह का फजल है, लेकिन ये है कि आप डिलीवर करना है, तब्दीली लानी है, मदीना की रियासत, फलाई रियासत। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम बदामी साहब, आपका भी, इरशाद भट्टी साहब आपका भी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।